हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ग्रुप डी का जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो कौन था? ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और वह साम्राज्यवाद से प्रेरित था। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 22 अप्रैल और 1812 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। अब इसकी मृत्यु कब हुई थी? तब इसके मृत्यु के बारे में हम जानते हैं कि इसकी मृत्यु हुई थी 1860 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से कि इसका कार्यकाल कितना से कितना ईस्वी के बीच था। इसका कार्यकाल जो था वो 1848 से लेके 1856 तक था इसका कार्यकाल। ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग। आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यूनिसेफ के बारे में हम जानते हैं। यूनिसेफ में वर्तमान में कुल मिलाकर 193 सदस्य देश है। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धग्रस्त देशों में बच्चों और माताओं को आवश्यक भोजन और चिकित्सा प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसका अध्यक्ष है हेनरीटा एच फोर। हेनरीटा H4 FOR। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? वसा संचायक ऊतक। तो वसा संचायक ऊतक हमारे शरीर में कौन सा है? वो है एपिथेलियल ऊतक। अब एपिथेलियल ऊतक के बारे में कुछ हम जानते हैं। एपिथेलियल ऊतक क्या होता है? तो प्राणियों के बाहरी तथा शरीर के भीतरी सतह जो होता है उसका निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। और फिर अब चलिए चलते हैं। आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो वो कब पारित किया गया था? वो 2015 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा आज का अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो आवेशों का प्रवाह जो स्थापित करता है वो कौन सा होता है? वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम विशेष जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है? वो होता है -1। ठीक है। -1 इस पर चार्ज होता है। अब आगे बढ़िए। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस पर 0 चार्ज रहता है। प्रोटॉन
प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो +1 चार्ज रहता है प्रोटॉन पे। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, इसके बारे में कुछ और विशेष जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉम्पसन किया था। जे टॉम्पसन, इलेक्ट्रॉन का खोज। और फिर आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। ठीक। उसके बाद आ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन के बारे में कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पे रदरफोर्ड दिया हुआ रहता है। रदरफोर्ड, ठीक है। यदि एग्जाम में आएगा रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, तो आप गोल्डस्टीन पे भी टिक लगा सकते हैं, गोल्डस्टीन। उसके बाद फिर इसके द्रव्यमान की बात करते हैं कि किसका द्रव्यमान कितना होता है। सबसे पहले आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है। उसके बाद फिर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का वजन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है। इसके बारे में विस्तार से जान लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2021 दिया हुआ है, तो 2021 में भारत का स्थान कितना था? 7वां था। और 5वां कब था? 2020 बोलेगा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो 2020 में कितना स्थान था? 5वां स्थान था। इसलिए यहाँ पे 2021 बोल रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सेलुलोज भित्ति किसके कोशिकाओं में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो होता है वो पौधों के कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे पौधा राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप हो गया पेड़ पौधा, उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की है। ठीक है। अब आगे जानते हैं क्या कि कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप केंद्रिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। अब चलिए चलते हैं। दिया हुआ है कि पुष्प के प्रजनन भाग कौन से हैं? तो पुष्प के प्रजनन भाग जानने से पहले कुछ पुष्प के बारे में विशेष जानते हैं। पुष्प का टोटल 4 भाग होता है, जिसमें कि एक हो गया पुंकेसर हो गया, पुंकेसर, और दूसरा क्या हो गया? स्त्री केसर। उसके बाद फिर तीसरा क्या हो गया? अंकुड़ी, अंखु और ड़ी, अंकुड़ी। और चौथा हो गया पंखुड़ी। ठीक है। पुष्प का ये 4 भाग हो गया। अब इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कि पुष्प में प्रजनन भाग जो होता है वो पुंकेसर होता है। ठीक है। ये प्रजनन भाग हो गया मेरा पुंकेसर। और स्त्री केसर हो गया, पुंकेसर जो हो गया प्रजनन भाग पुष्प का। और फिर अंडप क्या हो गया, जिसे कि हम स्त्री केसर के नाम
नर जनन भाग होता है और स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जानते हैं कि पुंग केसर में पराग कण पाए जाते हैं और पुमांग नर का जननांग भाग है, जिसे कि हम स्त्री केसर पुंग केसर के नाम से जानते हैं और स्त्री केसर को जायांग के नाम से जानते हैं। और बीजांड साधारणतः जो होते हैं वो उसकी आकृति कैसी होती है? बीजांड की आकृति अंडाकार होती है, अंडाकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा पुंग केसर और अंडप यानी कि स्त्री केसर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो गया 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्न में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है? तो जिसमें केवल परिणाम होता है वो क्या हो गया? अदिश। और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सदिश। जिसमें परिणाम दिशा दोनों होता है वो हो गया मेरा सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिणाम होता है दिशा नहीं होता है वो कौन सा हो गया? उसे कहा जाता है अदिश राशि। ठीक है, वेग, वेग मेरा कौन सा राशि है? वेग सदिश राशि है, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बल भी सदिश राशि है, इसमें भी परिणाम और दिशा दोनों साथ में पाया जाता है। और संवेग, इसमें भी दोनों होता है, लेकिन कार्य में क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है। एक बात और जान लीजिए कि कार्य जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, 0, तीनों प्रकार का हो सकता है। अब इसके मात्रक के बारे में हम जानते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और बल, बल का क्या होता है? बल का होता है एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, उसके बाद फिर संवेग, संवेग क्या होता है? एम भी, यानी द्रव्यमान गुना वेग, इसलिए केजी मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। और कार्य, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, JOULE, जूल, जिसे कि संक्षेप में जे से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो घनत्व, घनत्व की इकाई होती है, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, और घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान का क्या हो गया? द्रव्यमान का हो गया केजी, और आयतन का क्या हो गया? मीटर क्यूब। ठीक, तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया? केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस चीज़ में नापते हैं? केजी में। और दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल हो गया। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब को पी से इंडिकेट करते हैं प्रेशर, जो कि एसआई मात्रक क्या हो गया? बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि यदि आप लिखिएगा मीटर प्रति सेकेंड तो मीटर और बाई सेकेंड इस प्रकार लिखिएगा। लेकिन घातांक करने में आप पढ़े हैं कि नीचे में सेकेंड दिया हुआ है तो इस पे पावर कुछ नहीं, तो क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और इसे इस प्रकार लिखिएगा मीटर, और सेकेंड को आप ऊपर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर हो जाएगा -1। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।